नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम भारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ जो आपको पिछले हफ्ते दिया गया होगा। तो सवाल था चक्रवात से रिलेटेड। आप देखेंगे अरब सागर में चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात गर्म समुद्री जल पर बनते हैं जहां नम हवा ऊपर उठती है जिससे कम दबाव वाली प्रणाली बनती है और जो कोरियोलिस प्रभाव के कारण तीव्र हो जाती है। अगला है अरब सागर में चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम तीव्र होते हैं। और तीसरा है कि भारत द्वारा नामित चक्रवात असना अरब सागर में सबसे हालिया चक्रवाती तूफान है। आपको इनमें सही कथनों का चुनाव करना है। अब जब हम बात करते हैं चक्रवातों की तो आपको पता होना चाहिए चक्रवात वाकई में गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। वहां का टेम्परेचर जो है या तापमान कहें तो वहां का तापमान जो है वो 27 डिग्री के आसपास या 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाला जल जहां होगा और उसके अलावा कम दाब वाली प्रणाली होनी चाहिए। अब जब ये जो चीजें हैं और इसके साथ साथ एक जिसे हम कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। ये फोर्स किस वजह से है? जब आपको पता होगा कि धरती अपनी धुरी पे घूमती है, रोटेशन करती है, उस रोटेशन की वजह से एक फोर्स रहता है वहां पे जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब इन तीन चीजें अगर वहां होगी तो वहां पे चक्रवात बनने की संभावना है। ठीक है, तो पहला चीज अगर आप देखें, चक्रवात गर्म समुद्री तल पर बनते हैं जहां नम हवा ऊपर उठती है जिसके कारण कम दबाव वाली प्रणाली बनती है। ये कैसे बनती है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्री जल है। ठीक है, यहां पे अगर नम हवा वाला प्रेशर कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ की जो गर्म हवा है इस समुद्र के हमने देख लिया कि तल जो है वो गर्म है, लगभग 27 डिग्री के आसपास है। इसकी वजह से जो पानी होगा वो भाप बन के ऊपर उठने लगेगा। इसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। जब पानी भाप बन के ऊपर बनेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो वायु है, यहाँ की वायु जब ऊपर जा रही होगी तो यहाँ पे एक वैक्यूम या फिर आप यूं कहें कि यहाँ पे एक ऐसे ही खाली जगह बन जाएगी जिसकी वजह से यहाँ दबाव कम हो जाता है और यहाँ से बाहर की जो हवा है वो वापस इधर की तरफ आने लगती है। और ये जो हवाएं, जो गर्म हवाएं ऊपर उठ रही है, ये ऊपर जाकर बादल बनाती है, कन्वेक्शन होता है, बादल बनते हैं और इसकी वजह से बरसात होती है। अब यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी काम करेगा। तो जब ये हवाएं ऊपर उठती है तो उसकी वजह से ये घुमावदार आकृति ले लेती है और घूमने लगती है और इसकी वजह से जो है आपका चक्रवात बनने लगता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कम दबाव वाली प्रणाली बनती है जो कोरियोलिस प्रभाव के कारण तीव्र हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अरब सागर में चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम तीव्र होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो फैला हुआ है। ठीक है, पानी फैला हुआ होने का मतलब जब हम देखते हैं अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की स्थिति तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से है, ये रहता है और यहाँ पे ये बंद है हिस्सा। ये वाला हिस्सा जो है आप देखेंगे बहुत पूरा खुला हुआ हिस्सा है जिसकी वजह से यहाँ पे गर्म पानी एक दूसरे से मिक्स होता रहता है। तो टेम्परेचर उतना ज्यादा हो नहीं पाता, तापमान उतना ज्यादा बढ़ नहीं पाता इस एरिया में क्योंकि पानी स्थिर है, एक ही जगह पे पानी है, इसकी वजह से तापमान बढ़ता है। और ये जो तापमान है इसकी वजह से यहाँ पे चक्रवात की इंटेंसिटी ज्यादा होती है या कन्वेक्शन ज्यादा होता है, भाप बन करके ज्यादा पानी ऊपर जाता है जिसकी वजह से ज्यादा बादल बनते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो आपके बे ऑफ बंगाल के चक्रवात होते हैं वो ज्यादा इंटेंस होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे आप, भारत द्वारा नामित चक्रवात असना अरब सागर में स्थित हालिया चक्रवाती तूफान है। ये हालिया चक्रवाती तूफान है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भारत के द्वारा नामित नहीं है। इसका नाम जो है पाकिस्तान ने दिया है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो आपका केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि इस एरिया में, ये आपका बे ऑफ बंगाल का एरिया है, यहाँ पे जो चक्रवात होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है अरब सागर वालों से। ठीक है, दूसरी बात, अभी अगर बात करें असना की तो असना जो है अरेबियन सी में या फिर अरब सागर में ये चक्रवात पाया गया है और इसका नाम पाकिस्तान ने रखा है। ठीक है, अगला आप देखेंगे यहाँ पे असना के बारे में बात की गई है। ये एक रेयर अगस्त साइक्लोन है। रेयर अगस्त साइक्लोन का मतलब, जब हम भारत में चक्रवातों की बात करते हैं तो 2 तरीके के सीजन है भारत में। 2 बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब चक्रवात आते हैं। एक आपका एरिया है, आप ये कहें फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल वाला। ठीक है, फिर दूसरा है आपका, आप कहेंगे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के टाइम का। ठीक है, अब इन 2 टाइम पे चक्रवात बनते हैं। अगस्त के टाइम पे चक्रवात नहीं होते जनरली, लेकिन 1981 में लास्ट टाइम ऐसा चक्रवात आया था जो अगस्त में आया था और उसके बाद अब इस बार असना जो है वो अगस्त का चक्रवात है, इसलिए इसको रेयर अगस्त साइक्लोन या फिर बहुत कम आने वाले अगस्त के चक्रवातों में से माना जाता है। ठीक है,
फिर इसके बाद बात करें कि अरेबियन सी हैज द फ्यूअर साइक्लोन, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अरेबियन सी में, अरब सागर में साइक्लोन कम होते हैं और कम तीव्र भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में सुना होगा आपने। चक्रवात जो होते हैं वो लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बनते हैं, कम दाब वाली प्रणाली की वजह से बनते हैं, जो हमने देखा है। जब हम एंटी साइक्लोन की बात करते हैं वो ज्यादा दाब की प्रणाली से बनते हैं। ठीक है, जब हम इनके अगर मूवमेंट की या डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इनकी, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। एंटी साइक्लोन में बिल्कुल उल्टा होता है इसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन होते हैं या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो साइक्लोन बनते हैं वो आपके ट्रॉपिकल हो गए, और जो दूसरे हैं वो जो आपके यूं कहें कि जो इन ट्रॉपिक से बाहर या फिर पोलर रीजन्स में बनते हैं उनको आप बोलेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर इनको आप लोग टेम्परेट साइक्लोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इन साइक्लोन्स के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। ठीक है, जब आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की बात करें तो आप पाएंगे कि इन्हें टाइफून कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सागर और ईस्टर्न पैसिफिक सागर की बात करें तो वहां पे इनको हरिकेन कहा जाता है। अगर वेस्टर्न अफ्रीका और सदर्न यूएसए की बात करें तो वहां पे इनको टॉर्नेडोज कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां विली विलीज कहा जाता है। और भारत और फिर साउथ वेस्ट वगैरह के अंदर इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, तो इन नाम से कंफ्यूज नहीं होना, इनको आपको याद रखना है। टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, विली विली, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये सब एक ही बात है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली, कि जो सतह का तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। दूसरी, यहाँ पे एक कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जो इसको ऊपर की दिशा, यूं कह सके कि एक चक्रवात होने के लिए जो घूमने के लिए शक्ति चाहिए होती है वो कोरियोलिस से मिलती है। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज यहाँ पे है कम दाब की प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये सेंटर रीजन है ये कम दाब की प्रणाली बनाता है। ठीक है, ये अंदर का एरिया, इसको हम लोग चक्रवात की आंख या फिर आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, और इनको दीवारें कहा जाता है या फिर वॉल्स ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और नोमेनक्लेचर की बात करें, इनके नाम कैसे दिया जाता है, तो वहां पे एक बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर बहुत सारे रीजन बने हुए हैं। भारत जिस रीजन में आता है वो है इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। अब ये लोगों ने एक लिस्ट बना रखी है और लिस्ट के अंदर बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे असना नाम आया था, पाकिस्तान ने दिया था ये नाम, अगला नाम कोई और कंट्री ने दे रखा है पहले से। अब जो अगला साइक्लोन आएगा इस लिस्ट में, जो अगला नाम होगा उस साइक्लोन का वो नाम फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर साइक्लोन इन इंडिया, मैंने बताया यहाँ पे दो तरीके की सीजन होती है। पहली आपकी जो है मार्च से मई की तरफ, सॉरी मैंने आपको गलती से बता दिया होगा कि फरवरी से अप्रैल, ये मार्च से मई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहली साइकिल जो साइकिल होती है आपकी चक्रवात की भारत के अंदर, तो वो एक आती है आपकी मार्च से लेकर के मई में, और दूसरी आती है आपकी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में। ठीक है, और अगस्त इनमें कहीं नहीं आता, और अगस्त में जो साइक्लोन आते हैं वो आपके एक्स्ट्रा या फिर रेयर साइक्लोन्स कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के साथ। गोल्डन लंगूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में गोल्डन लंगूर के लिए दूसरा संरक्षित आवास है। यह असम राज्य में स्थित है। चक्रशिला अभी चर्चा में था। चक्रशिला अभी चर्चा में यूं था क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये गोल्डन लंगूर है इनकी पॉपुलेशन, इनकी संख्या जो है वो कम हो रही है। ठीक है, अब इसकी वजह से, संख्या कम होने के वजह भी बहुत सारी है। वो है कि इनका हैबिटेट जहां ये रहते हैं उस एरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है, वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। दूसरा, इससे पूछा गया है कि यह जो है भारत में गोल्डन लंगूर के लिए दूसरा सुरक्षित आवास है। ये बिल्कुल सही है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि भारत में पहला सुरक्षित आवास कहाँ है इन गोल्डन लंगूर्स का। ठीक है, ये असम राज्य में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों, एक और दो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अब बात करें चक्रशिला की, तो आप यहाँ देखिए, चक्रशिला से पहले आप देख लीजिए, ये गोल्डन लंगूर है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि क्यों इसको गोल्डन लंगूर कहा जाता है। इसके जो फर का कलर है, इनके बालों का जो कलर है वो गोल्डन है। दूसरा, ये कहाँ रहते हैं, तो इनका हैबिटेट जो है वेस्टर्न असम, पश्चिमी असम, और उसके साथ साथ भारत के कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कुछ हिस्से और सदर्न दक्षिणी भूटान के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये केवल भारत में नहीं पाए जाते, इसके अलावा भी बहुत जगह पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर इनकी बात करें तो ये इंडेंजर्ड है और शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं चक्रशिला के बारे में।
तो आप ये देखेंगे ये असम है और असम के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे ये चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे इनकी तादाद जो है वो कम हो रही थी, जिसकी वजह से ये न्यूज में था, ठीक है। अब हमने इसका आंसर देख ही लिया है, मैंने बताया आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक ठंडा रेगिस्तान है जो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच स्थित है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज पर स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर हिमालय के बारे में, और यहाँ पे बोला गया है उत्तर पूर्वी भाग में एक ठंडा रेगिस्तान है। अगर हम लोग भारत के उत्तर में बात करें और इस कश्मीर हिमालय के उत्तर की बात करें, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक लद्दाख नाम से एक कोल्ड डेजर्ट है या ठंडा रेगिस्तान है, ये उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए ये वाला मैप, अब ये लद्दाख का एरिया है और यहाँ पे ये आपके जो है ये ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय है और ये आपके पीर पंजाल रेंज है। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच में ये कोल्ड डेजर्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट जो है ग्रेटर हिमालय और काराकोरम के बीच में है। काराकोरम और ग्रेटर हिमालय के बीच में पड़ता है लद्दाख, ठीक है। ये आपका है ठंडा रेगिस्तान। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। आप वापस स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में एक ठंडा रेगिस्तान जो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल की रेंज के बीच स्थित है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो ग्रेटर हिमालय और काराकोरम के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज पर स्थित है। तो यहाँ देखिए आप, ये आपकी पीर पंजाल रेंज है और इस पीर पंजाल रेंज पे आप यहाँ पाएंगे कि ये बनिहाल दर्रा यहाँ पे मौजूद है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ एक और दर्रा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बुर्जिल पास। बुर्जिल पास जो है वो ग्रेटर हिमालयाज में है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बुर्जिल पास ग्रेटर हिमालयाज में, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कश्मीर हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो ये एरिया है ये फर्टाइल एरिया होता है, यहाँ पे खेती की जाती है। और ये खेती किसकी की जाती है? जाफरान की खेती की जाती है। आपने नाम सुना होगा केसर। तो इन एरियाज के अंदर केसर की खेती की जाती है, इसलिए ये फेमस है। और ये खेती क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं जो जब आगे आती है तो उनके साथ साथ कुछ कण ऐसे लेकर के वहां डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से वहां की मृदा जो है वो काफी फर्टाइल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये करेवा फॉर्मेशन होते हैं और उन करेवा फॉर्मेशन के अंदर जो है आप पाएंगे कि वहां केसर की खेती की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये स्टेटमेंट भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। लंबे कछुए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या आमतौर पर अरावली में पाया जाता है और इसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं माना जाता? फिर दूसरी बात है, प्रजनन के मौसम के दौरान परिपक्व लंबे कछुओं के नथुने और आंखों के चारों तरफ एक गुलाबी छल्ला यानी कि रिंग, पिंक कलर की रिंग जो है विकसित होती है। लंबा कछुआ केवल छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। कछुए का खोल बिना किसी स्पष्ट धब्बे के समान रूप से हरा होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है कौन सा कथन सत्य है। अब ये कछुए अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले अरावली में पाया गया ये कछुआ, और बहुत साल के बाद पाया गया। ये माना जाता है कि ये अरावली के रहने वाले कछुए नहीं है, ये हिमालयन फुटहिल्स में रहते हैं, ठीक है। और ये किसी ट्रेड कोई उनको वहां से ले आया है या फिर कोई कछुआ बेचा गया और वो कछुआ यहाँ पे आकर के कहीं मिल गया, ठीक है। वो बात अलग है। आमतौर पर ये अरावली में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। ये आमतौर पर अरावली में नहीं पाए जाते, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे ये कहा जाता है कि लंबा कछुआ केवल छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, ये बात भी गलत है क्योंकि ये हिमालयन फुटहिल्स में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर में भी पाए जाते हैं लेकिन केवल छोटा नागपुर में नहीं पाए जाते, ठीक है। उसके बाद है कछुए का खोल बिना किसी स्पष्ट धब्बे के समान हरा होता है। ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर खोल हरा होता है और इसके ऊपर काले रंग के धब्बे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। एक बी ही बचा जिसमें लिखा गया है कि गुलाबी छल्ले बनते हैं प्रजनन के दौरान उनकी आंखों और नथुनों के आसपास। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका कछुआ है जो लंबा कछुआ जिसे कहा जाता है। अब देखिए ये खोल है इसका, ये लगभग हरा रहता है, उसके ऊपर जो है ये काले कलर के धब्बे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जहां जहां ये पॉइंट किए हुए हैं ये वो स्थान है जहां पे ये कछुए पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे हिमालय के फुटहिल्स में पाए जाते हैं, फिर इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आसपास भी पाए जाते हैं। दूसरा, छोटा नागपुर में भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि केवल छोटा नागपुर में नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारी जगहों पे पाए जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हिमालयन फुटहिल्स में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ छोटा नागपुर के पठार में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सवाल हो गया हमारा ठीक। अब चलते हैं आगे।
इनके बारे में यहाँ पे मैंने बताया कि ये चर्चा में क्यों थे कि यहाँ पे एक शोध सर्वेक्षण के दौरान यहाँ पे हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में जो अरावली में पाया जाता है वहां पे ये लुप्त प्राय प्रजाति वाला लंबा कछुआ वहां पे पाया गया था। और ये कहा जाता है ये इस एरिया का नहीं है, इसको किसी ट्रेड वेड के दौरान यहाँ पे ला करके छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ मिलते हैं तो हमने देख लिया। ये कछुआ जो है दक्षिण पूर्व एशिया में उत्तरी भारत, नेपाल, भूटान, पश्चिम में बांग्लादेश, पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड और पूरे इंडो चीन और उत्तर में चीन के गुआंगशी प्रांत में और दक्षिण में प्रायद्वीपीय मलेशिया तक पाया जाता है। आप देखेंगे इस फोटो के अंदर आप पाएंगे कि यहां से लेकर के कुछ दक्षिण हिस्से में इधर म्यांमार और यहाँ पे नीचे की तरफ भी ये पाया जाता है। ठीक है, कुछ हिस्सों में यहाँ चाइना में भी ये पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अरावली पर्वतमाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अरावली क्यों न्यूज में थी मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं। यह गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो गुरु शिखर है। ठीक है, दूसरी बात, यह केवल गुजरात में स्थित है और इसकी चोटी 1722 मीटर ऊंची है। तीसरा, यह पर्वतमाला हरियाणा में सांभर सिरोही और सांभर खेतड़ी पर्वतमाला में विभाजित है। यह 200 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान के बीच एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। अब अगर आप देखेंगे, यहाँ बोला गया है गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और यहाँ बोला गया है ये केवल गुजरात में स्थित है। इन दोनों में से कोई एक को तो गलत होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जनरली जहां तक अरावली की बात है तो हमको पता है कि अरावली गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक चलती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट। तो ये वाला काट दिया हमने सीधा। आगे बढ़ते हैं। यह पर्वतमाला हरियाणा में सांभर सिरोही और सांभर खेतड़ी पर्वतमाला में विभाजित है। ये सांभर सिरोही और सांभर खेतड़ी जो है ये हरियाणा में नहीं है, ये जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। फिर अगला देखते हैं। यह 200 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ थार रेगिस्तान को गंगा के मैदान के बीच में एक अवरोध के रूप में कार्य करती है। गंगा का मैदान बेसिकली आप कहें तो ऐसा स्पेसिफिकली गंगा का मैदान नहीं है, फर्टाइल क्षेत्र है राजस्थान का कुछ, उस फर्टाइल क्षेत्र को ये दूर करती है थार के रेगिस्तान से। आप ये कहें कि रेगिस्तान ना बढ़े तो इसके लिए एक बैरियर के रूप में भी काम करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप कहेंगे गलत है। दूसरा, इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो चौड़ाई जो है बराबर नहीं है कि 200 किलोमीटर ही है, इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, तो आपका डी भी गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है, यह गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और इसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां देख लीजिए, अगर हम अरावली की बात करें, ये आपके हिमालयाज हो गए, फिर ये विंध्यांश, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, यहाँ पे पूर्वांचल हिमालयाज इधर है, गारो खासी जयंतिया इधर है और ये है हमारी अरावली। अरावली भारत के सबसे प्राचीनतम आप यूं कहें कि पहाड़ों में से एक है। ये रेजिडुअल माउंटेन्स है, मतलब बचे कुचे माउंटेन्स है। पहले ये किसी टाइम पे पूरी श्रृंखला हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पे इनका अपभ्रंश होता गया और ये अब बचे कुचे कुछ माउंटेन्स है जो कि आप देखेंगे कि यहाँ कहीं गुजरात से स्टार्ट होकर के यहाँ दिल्ली तक ये फैले हुए हैं। ठीक है, जो रायसीना हिल्स है जहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट का हाउस है या फिर आप कहेंगे राष्ट्रपति भवन है, वो इसी के छोर पे। ठीक है, इसलिए आप पाएंगे कि इस एरिया में काफी बंदर भी है। ठीक है, एनीवेज, तो ये आपके गुजरात, राजस्थान और यहाँ पे दिल्ली तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक एरिया जो यहाँ पे पाया जाता है ये अरावली का एरिया है, ये एक इकोटोन का एरिया है। ठीक है, आप देखेंगे इकोटोन का एरिया मतलब दो अलग अलग इकोसिस्टम यहाँ मिल रहे हैं। एक तो आप पाएंगे कि यहाँ थार का डेजर्ट है, ठीक है, इस तरफ फर्टाइल प्लेन है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में खेती अच्छी होती है क्योंकि वहां पे पानी की कमी नहीं है और वहां पे जो मृदा भी है वो भी काफी संपन्न प्रकार की है। तो यहाँ डेजर्ट जो है और यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स है, उनके बीच में ये एक इकोसिस्टम है, इसलिए इसको इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला, आगे बढ़ने से पहले अरावली के बारे में जो चीजें हैं वो मैं बता चुका हूँ। ये ओल्डेस्ट माउंटेन्स है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे कुछ और जनजातियां भी रहती है जैसे कि भील हो गया, मीना हो गए, फिर ग्रासिया हो गए, ये सब इस एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि ये सांभर सिरोही रेंज और सांभर खेतड़ी रेंज है जो राजस्थान में है। और अगर इनके पीक की बात करें तो गुरु शिखर पीक है जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर चेक डेजर्टिफिकेशन, मैंने बोला कि ये बैरियर के तौर पे काम करता है। एक तरफ थार का रेगिस्तान है, दूसरी तरफ फर्टाइल प्लेन्स है, तो आप देखेंगे कि अगर ये बैरियर नहीं होता तो रेगिस्तान फैलते फैलते यहाँ तक भी आ सकता था, तो इसलिए एक बैरियर के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तराई क्षेत्र में स्थित है और लगभग 578 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तराखंड राज्य के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड चले गए और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में ही रहा। ठीक है,
जिम कॉर्बेट उत्तराखंड चले गए की जगह आप यूं कहिएगा कि जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड के अंदर अभी मौजूद है और अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में ही रह गया है। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है। पहले बात करते हैं, तराई क्षेत्र में स्थित है सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपका जिम कॉर्बेट का हिस्सा है जो कि उत्तराखंड में है, और फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे अमनगढ़ है जो कि यूपी में है। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत करके देखते हैं इस मैप को। ये देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये तराई का हिस्सा है। ठीक है, तराई नेपाल में भी है और कुछ हिस्सा जो है उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, इसको बड़ा करके देखेंगे आप तो उत्तर प्रदेश के ये नॉर्थ में जो ये बेल्ट है ये आपका तराई का हिस्सा है। अब अमनगढ़ की बात करें, अमनगढ़ है बिजनौर के अंदर। ठीक है, बिजनौर यूपी में है और ये तराई का हिस्सा है। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे जिम कॉर्बेट पाया जाता है। ये बिजनौर में अमनगढ़ है, यहाँ जिम कॉर्बेट है। तो आप देखेंगे कि ये एरिया जो है यहाँ पे बॉर्डर से ऊपर आपको दिख रहा है, ये उत्तराखंड का एरिया है और ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है, 2000 नवंबर 2000 के अंदर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हो गए थे, तो जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड को मिल गया और उत्तर प्रदेश को अमनगढ़ मिल गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर वापस आते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अब अमनगढ़ चर्चा में इसलिए था कि जब हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो टाइगर्स की बात करें तो अमनगढ़ में टाइगर्स की संख्या लगभग दुगनी हो गई थी। अब या तो संख्या कम हो तो भी प्रॉब्लम होती है और या संख्या बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन ये है कि अगर संख्या कम हो तो वहां पे प्रे बेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो सारी प्रजातियां जिनका ये शिकार करते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं कि अगर इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, अमनगढ़ में इनकी पॉपुलेशन दुगनी होगी, उसकी वजह से क्या हो गया कि इनको शिकार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी इनके हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, इनका आप यूं कहें कि मृत्यु हो सकती है। तो अगर ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, जो संख्या है ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही ज्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से ये चर्चा में रहा था। अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन से सही रूप से सम्मिलित है। डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात। ठीक है, अब आपको लगेगा कि डेजर्ट है तो राजस्थान में होना चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ कच्छ डेजर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो कच्छ डेजर्ट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गुजरात है। ठीक है, दूसरा आ जाइए, अगर आपको बोला जाता डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है तो फिर राजस्थान में होता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। बन्नी वन भूमि या फिर बन्नी ग्रासलैंड जो है ये कहाँ पे है, बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात में है। आपको पता होना चाहिए कि पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात में है, ना कि महाराष्ट्र में, तो ये वाला गलत हो जाता है। मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये गोवा में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला और तीसरा सही है या फिर खाली दो युग्म ऐसे हैं जो कि सही है, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था, जो आपने देखा गोवा का मोलेम जो है वो इसलिए चर्चा में था कि मोलेम में और जो फ्लेमिंगो सिटी है कच्छ के अंदर, यहाँ पे कुछ पावर लाइंस बिछाने की बात की जा रही थी और इसकी वजह से कुछ कंसर्न्स पैदा हो रहे हैं, इसकी वजह से ये दोनों न्यूज में थे। तो आप यहाँ देखेंगे कि कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात के अंदर है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये गुजरात है हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि बन्नी ग्रासलैंड जो है गुजरात के इस क्षेत्र में, यहाँ पे कच्छ के क्षेत्र में, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये बन्नी ग्रासलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ के देखेंगे अगर तो गोवा के अंदर आपके मोलेम भी स्थित है और ये तीन चीजें इसलिए अभी चर्चा में थी। आगे बढ़ते हैं। स्टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ किया गया था? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब टील कार्बन के बारे में बात करें तो टील कार्बन कुछ नहीं होता, जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आपके इनलैंड्स के अंदर वेटलैंड होते हैं, या फिर यूं कहें कि जो कोस्टल रीजन पे वेटलैंड्स नहीं होते हैं, उन वेटलैंड्स के अंदर अगर कोई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रखा है, कार्बन स्टोर हो रखा है, तो उनको टील कार्बन कहा जाता है आमतौर पर। ठीक है, ये आपकी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है। ठीक है, तो टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहाँ किया गया? ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपके राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये केवलादेव नेशनल पार्क भी है, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया फर्स्ट टील कार्बन स्टडी बेट्स ऑन द वेटलैंड्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ द क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड द रेजिलियंस। तो यहाँ पे एक चीज। दूसरा, टील कार्बन रेफर्स टू द कार्बन स्टोर्ड इन द नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। ठीक है, पहली बात नॉन टाइडल मतलब जो शोर पे नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज की फ्रेश वाटर मीठे पानी के वेटलैंड्स हैं ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भरतपुर जिले में केवलादेव उद्यान है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए
पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाने वाला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी प्रजनन और चारा गांवों में से एक माना जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1850 के दशक में एक शाही शिकार रिजर्व के रूप में हुई थी। जब आपको पता होगा कि वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पे उन्होंने काफी सारे बत्तख, लगभग आप यूं कहें कि एक साथ हजारों बत्तखों को यहाँ पे अपनी शिकार पार्टी के दौरान मारा था। ठीक है, और इसको 1982 में इसको एक नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था और 1985 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे स्टेटस दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने विधानसभा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद भांग की खेती को वैध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको पता ही है चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि किसी राज्य ने ये प्रस्ताव पारित किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है फिलहाल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही उत्तर होगा। हिमाचल प्रदेश की असेंबली ने यहाँ पे ये प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बातें की गई है, यहाँ पे सेम इसी प्रस्ताव के बारे में बात की गई है। आप अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट न्यूज से उठाया गया है। और दूसरा अगर हम बात करें कैनबिस के बारे में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैनबिस जो है उसको एक जेनरिक टर्म के तौर पे वो किया जाता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे साइको एक्टिव प्रिपरेशन वगैरह के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन के रूप में भी इसको काम किया जाता है। दूसरा, आप भांग की उपयोगिता तो जानते ही हैं। ठीक है, तो ये आपके कैनबिस के बारे में। अब अंतिम पार्ट है जो कि आपका अभ्यास प्रश्न। केरल में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में मंकी मलेरिया का पहला मामला सामने आया है? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, अर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है और इसका उत्तर हमें जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।